ढोलकपुर नामक गांव में बिरजू नाम का एक साधारण किसान अपनी पत्नी रेखा और बेटे नंदू के साथ रहता था। उसका जीवन सादा था लेकिन खुशियों से भरा हुआ। उसके पास एक छोटा सा खेत था जहां वह दिन रात मेहनत करता था ताकि अपने परिवार को भरपेट खाना और थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें दे सके। एक दिन बिरजू ने रेखा से रेखा, देखना एक दिन हमारा बेटा बड़ा होकर कृषि विभाग में बड़ा अफसर बनेगा। सही कह रहे हो। आप हमारा छोरा है ही इतना होनहार। हर साल परीक्षा में पहले नंबर पर आता है। इस बार भी चौथे नंबर से पास होगा। नंदू, सही कह रही हूं ना मैं? नंदू 14 वर्षीय लड़का जो 8वीं कक्षा में पढ़ता है। वह पढ़ाई के साथ साथ हर काम में काफी तेज है। नंदू का एक ही सपना है पढ़ लिख कर अपने देश के किसानों के हित में काम करना। जू के पास अपना खुद का एक छोटा सा खेत है और वह जो भी फसल उगाता उसे सीधे मंडी में बेचता। ज्यादा आमदनी नहीं होने की वजह से नंदू का एडमिशन भी एक सरकारी स्कूल में कराया हुआ है। बिरजू का खेत ऐसी जगह पर है जिसकी कीमत पहले से 4 गुना बढ़ गई है। उस जमीन के बहुत खरीदार है, लेकिन बिरजू के परिवार का तो पेट पालने का जरिया ही वो खेत है, तो कैसे उस जमीन को बेच दे। गांव के साहूकार हरिकिशन महाजन ने बहुत बार बिरजू से उस खेत को बेचने को कहा, लेकिन हर बार बिरजू उन्हें मना कर देता। इस बात से हरिकिशन के अभिमान को काफी ठेस पहुंची। वह बिरजू पर बहुत क्रोधित भी हुआ। उसने साम दाम दंड भेद अपनाकर वो जमीन हथियाने की ठान ली। एक दिन बिरजू अपनी फसल बेचने गांव से शहर को गया और रास्ते में उसका बहुत भयानक एक्सीडेंट हो गया, या कहे कि हरिकिशन ने कराया। वह जख्मी हालत में वहीं सड़क पर बहुत देर तक पड़ा रहा, लेकिन कोई भी मदद को आगे नहीं आया। उसकी सारी फसल भी वहां सड़क पर गिर गई। गरीब किसान समझ कोई मदद नहीं करना चाहता है। लोगों की भीड़ में किसी को तो तरस आया उस पर और पुलिस को कॉल किया। पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंचे और बिरजू को सरकारी अस्पताल में एडमिट कराया। उसके बारे में पता कर उसके घर वालों को हॉस्पिटल बुलाया गया। रेखा और नंदू फटाफट हॉस्पिटल पहुंचे और बिरजू की हालत देख दोनों का बुरा हाल हो गया। बिरजू का खून बहुत ज्यादा बह चुका था और उसके सिर पर गहरी चोट आई थी। डॉक्टर ने रेखा से कहा, देखिए, इनके सिर पर बहुत गहरी चोट आई है और जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करना होगा। ऑपरेशन के लिए हमारे पास यहाँ गांव में तो इतनी मशीनें उपलब्ध नहीं हैं। इसके लिए आपको इन्हें शहर के अस्पताल में ही लेकर जाना होगा। शहर के नाम से ही रेखा और नंदू डर गए। उन्हें लगा कि मोहन की हालत कुछ ज्यादा ही खराब है, तभी डॉक्टर उन्हें शहर ले जाने की कह रहे हैं। रेखा ने भयभीत होकर पूछा, शहर जाने का खर्चा कितना आएगा डॉक्टर साहब? ऑपरेशन में कम से कम 50-60 हज़ार का खर्चा तो आएगा। इतने पैसे? क्या हुआ, आपके पास पैसे नहीं हैं? नहीं डॉक्टर साहब, हम ठहरे गरीब किसान, इतनी नकदी हमारे पास कहाँ से आई? रेखा बिलक बिलक कर रोने लगी और उन्हें देख नंदू भी रोने लगा। डॉक्टर ने कहा, आप पहले पैसों का बंदोबस्त जल्द से जल्द कीजिए, नहीं तो हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। रेखा और नंदू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इतने पैसे कहाँ से लाए। पुलिस द्वारा उनकी सारी फसल भी जब्त कर ली गई। आखिर पुलिस वाले भी ठहरे पैसे और पावर के गुलाम। साहूकार के दबाव में पुलिस ने बिरजू के परिवार को फसल नहीं दी। नंदू को जब कोई रास्ता नहीं सूझा तो वह साहूकार के घर गया। हरिकिशन के कदमों में झुककर मदद के लिए भीख मांगने लगा। साहूकार ने अपनी मूंछों पर हाथ फेरते हुए बोला, पैसे तो मिल जाएंगे छोरे, लेकिन बदले में कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा तुझे। रेखा रोते हुए बोली, हमारे पास तो देने को कुछ है भी नहीं सेठ जी। हम क्या गिरवी रखेंगे? कृपा करके हमारी मदद कर दो सेठ जी। हम जल्द ही आपका सारा पैसा सूद समेत चुका देंगे। हमारी मदद कर दो सेठ जी। मेरे पति की जान बच जाएगी। हमारी दुआ लगेगी आपको। कृपा करो हमारे पे। साहूकार हंसते हुए बोला, देख, पैसे के बदले कुछ तो गिरवी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो पैसे ना मिलेंगे तुझे। आप मुझे काम पर रख लो सेठ जी। मैं जिंदगी भर आपका नौकर बनकर सेवा करूंगा और पगार भी नहीं लूंगा। पर अभी पैसे दे दो हमें, नहीं तो मेरे पापा मर जाएंगे सेठ जी। नंदू उनके सामने हाथ जोड़े रोते गिड़गिड़ाते बैठा रहा। ऐसे दुखभरी बातें ना कर, तू मेरा तो दिल ही पसीज गया। वैसे एक काम तो हो सकता है, तुम्हारी वो खेत वाली जमीन उसे गिरवी रख सकते हो मेरे पास। उसके बदले मैं पैसे भी दे दूंगा और तुझे काम भी नहीं करना पड़ेगा मेरे पास। बोलो, मंजूर है तुम लोगों को तो? थोड़ी देर सोचने के बाद नंदू ने साहूकार को खेत गिरवी रखने के लिए हाँ कह दिया। रेखा उसे मना भी करने लगी कि वो उसके पापा की पूंजी है, लेकिन नंदू नहीं माना। इस वक्त उसके लिए अपने पापा की जिंदगी से बढ़कर और कुछ नहीं था। नंदू रेखा से कहने लगा, माँ, अभी पापा की जान बचाना सबसे जरूरी है। आपने सुना था ना डॉक्टर ने क्या कहा था? हमें जल्दी पैसे जमा करने होंगे, नहीं तो पापा की जान भी जा सकती है। पापा की जान से बढ़कर तो वो जमीन नहीं है ना माँ। रेखा कुछ बोलती उससे पहले नंदू घर की ओर भागा
और घर से जमीन के कागज लाकर साहूकार के हाथों में थमा दिए। साहूकार ने अपने नौकर को पैसे लाने का इशारा किया। साहूकार के आदमी ने उन्हें पैसे लाकर दी। वो पैसे नंदू के हाथ में थमाते हुए बोला, ले छोरा, ये रहा तेरे बाप के इलाज के लिए पैसा, पूरा 60,000 है। लेकिन तेरे को इस पर 3 रुपया सैकड़ा हर माह के हिसाब से ब्याज देना होगा। नंदू छोटा है और उसने बिना सोचे समझे उन्हें हाँ कह दिया। उस साहूकार ने उनकी मजबूरी का फायदा उठाया और जमीन हथियाने की अच्छी चाल चली। नंदू और रेखा पैसे लेकर बिरजू को शहर के हॉस्पिटल में लेकर गए। वहां उसके सिर का ऑपरेशन कामयाब हुआ और बिरजू की जान बच गई। कुछ दिन अस्पताल में रुकने के बाद बिरजू को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज तो कर दिया गया, लेकिन उसे डॉक्टर ने 2 से 3 महीने का बेड रेस्ट बता दिया। नवंबर का महीना आ गया और खेत में बुवाई का यह अंतिम समय होता है। बिरजू की हालत ऐसी नहीं थी कि वह खेत पर जाकर काम कर सके। बिरजू को दिन रात यही चिंता सताने लगी कि वह इतनी बड़ी रकम चुकाकर कैसे अपनी जमीन साहूकार से वापस लेगा। नंदू छोटा लेकिन बेहद समझदार और तीव्र बुद्धि वाला है। अपने पापा को परेशान देख वह कहने लगा, पापा आप फिक्र मत कीजिए, मैं खेत पर जाकर काम करूंगा। लेकिन तू अभी बहुत छोटा है बेटा, और तेरा स्कूल भी तो है ना अभी। आप ही कहते हैं ना, अगर ठान लो तो कुछ भी मुमकिन है ना पापा? वो सब तो ठीक है बेटा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं पापा, आप मुझे बताते जाना क्या करना है, मैं सब कर लूंगा। थोड़ा बहुत तो अनाज पैदा होगा। नंदू सुबह सूरज उगने से भी पहले उठता, अपनी माँ के साथ दिन भर खेतों में बुवाई का काम करता। वह खाना भी वहीं पर ही खाता। दिन कब बीत जाता उसे पता भी नहीं चलता। नंदू का स्कूल जाना भी छूट गया। बिरजू को इस बात को बहुत मलाल रहता। वह खुद को बहुत बेबस और लाचार महसूस करने लगा। नंदू ने जल्द ही बुवाई का काम खत्म किया। उनकी बस यही दुआ थी कि फसल अच्छी हो जाए तो साहूकार का कर्ज जल्दी चुका पाएंगे, वरना कर्ज बढ़ता जाएगा। दिसंबर में नंदू के स्कूल की अर्धवार्षिक परीक्षाएं भी शुरू होने वाली थी। एक तरफ खेत का काम और दूसरी ओर उसकी पढ़ाई। यह ठंडी दिसंबर की सुबह थी। चारों ओर अंधेरा और तेज ठंडी हवा थी। एक बच्चा रोज सुबह 3 बजे उठकर खेतों में पानी देने चला जाता था। खेतों में पानी देकर वह वहीं से स्कूल के लिए निकल जाता। परीक्षा देने के बाद स्कूल से सीधे खेत पर पहुंचता और वहीं रहकर ही वह फसल का पूरा ध्यान रखता। बीच बीच में थोड़ा बहुत समय निकालकर वह थोड़ी पढ़ाई भी कर लेता। रात को घर जाकर खाना खा फिर पढ़ने बैठ जाता। दिन भर काम के बाद इतनी थकान हो जाती कि वह ज्यादा देर पढ़ भी नहीं पाता और सो जाता। नंदू ने सोचा था कि वह 8वीं कक्षा में अच्छी तरह पढ़ाई करेगा और नवोदय की परीक्षा देगा और स्कॉलरशिप भी मिलेगी, इसलिए नंदू खूब मेहनत करता था। बिरजू ने नंदू को फसल पर कीटनाशक छिड़कने की सलाह दी। नंदू बिरजू की हर बात मानता था। वह स्कूल में विज्ञान के शिक्षक से भी खेती की नई तकनीकों के बारे में जानकारी लेता रहता था। बुवाई देर से होने के कारण फसल काटने में भी देरी हो गई। फसल कटती उससे पहले ही तेज बारिश ने फसल को बर्बाद कर दिया। बिरजू तो अपना माथा पकड़ बैठ गया। नंदू का कोमल मन बेहद निराश हो गया। उसने पहली बार खेती का काम संभाला और पहली बार में ही बारिश ने सब कुछ खराब कर दिया। बिरजू की मदद से नंदू ने सारे अनाज और सब्जियों को अलग अलग बोरों में भरकर बेचने के लिए तैयार किया। पापा सारे अनाज और सब्जियां मैंने अलग अलग बोरों में भर दी हैं। अब इन्हें मंडी में बेच देते हैं, वहां सही दाम मिलेगा। बेटा मैं अभी शहर जाने की हालत में नहीं हूं और तुझे भी नहीं भेज सकता। अगर मंडी में बेचेंगे तो अच्छा दाम मिलेगा। यहाँ गांव में तो सब सस्ता ले जाते हैं। आप मुझे जाने दीजिए। नहीं बेटा, तू नहीं जाएगा। उस एक्सीडेंट के बाद मैं बहुत डर गया हूं। कुछ भी हो सकता है शहर में। मैं नहीं चाहता कि तुझे कुछ हो। नंदू भी अपने पिता की जिद के आगे झुक गया। बिरजू ने उसे फसल हरिकिशन साहूकार को ही बेचने को कहा ताकि थोड़ा कर्ज का पैसा भी चुकता ही जाए। साहूकार ने जब उसकी फसल देखी तो झिड़कते हुए बोला, अरे ओ बिरजू, ये भी कोई अनाज पैदा किया है तूने? सारा सड़ा गला अनाज है, और ये सब्जियां भी देख कैसे नरम पड़ गई हैं। इनका क्या दाम दूं? तेरे को मैं कूड़े बराबर है ये तो। नहीं सेठ जी, ऐसा मत बोलो। मेरे बेटे की मेहनत का फल है। ये कुछ दाम तो लगाना होगा आपको। सारा अनाज खराब ना है सेठ जी। मैंने बढ़िया और खराब अनाज अलग अलग बोरों में भरा है। आप उसी हिसाब से उनके दाम लगा लो सेठ जी। चल 1,000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से सौदा पक्का करते हैं। सेठ जी ये तो बहुत कम दाम है। मंडी में तो इसका दाम 1900 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मिलता है। मंडी में ज्यादा ही अच्छा दाम मिल रहा है तो जा फिर मंडी में ही बेच अपना धान। मैं मंडी में जाने की हालत में ना हूं सेठ जी, थोड़ी तो दया करो हमारे पे। चल फिर 1100 के हिसाब से सौदा कर लेते हैं। सेठ जी ये तो बहुत कम दाम है। इसमें तो मेरी लागत भी ना निकलेगी। सही सही दाम लगा लो सेठ जी।
सही दाम लगा लूं? ये तेरा माल बहुत चौका है ना। सड़ा गला नाज लेके एक तो मेरे पास आ गया और ऊपर से नखरे और दिखा रहा है। मंडी में बेचने जाएगा ना तो कोई खरीदेगा भी ना इसे। 1200 रुपए इस सही अनाज के और 700 रुपए क्विंटल इस सड़े हुए के। लास्ट, इससे ज्यादा मैं ना दे सकता तेरे को। इसके लिए लेना है तो ले, ना लेना तो जा यहां से। ओ, बिरजू ने मन मसोस कर हामी भर दी। साहूकार ने कम दाम पर अनाज खरीद अच्छा मुनाफा कमा लिया। बिरजू को जो भी आमदनी हुई उसका कुछ हिस्सा उसने कर्ज उतारने के लिए साहूकार को ही दे दिया। बिरजू के हाथ ना फसल रही और ना ही पैसा। नंदू अपने पापा से इस बात के लिए काफी नाराज भी हुआ। कुछ ही दिनों में उसकी नवोदय की परीक्षा होनी है, लेकिन वह अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, जिसके कारण उसकी परीक्षा भी अच्छी नहीं हुई। नंदू उदास हो गया, क्योंकि उसे अपना सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। जून में फिर से बाजरे की बुवाई का काम शुरू हो गया। इस बार नंदू अकेला नहीं, बिरजू भी उसके साथ काम करता। लेकिन किस्मत को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। एक के बाद एक मुसीबतें उनके सिर आती रहीं। कम बारिश के कारण इस बार फिर उत्पादन में थोड़ी गिरावट आई, मगर नंदू ने इस बार फसल साहूकार को न बेचकर मंडी में ही बेची, जहां उन्हें फसल का सही दाम मिला। साहूकार से पैसे उधार लिए साल भर पूरा होने को है, लेकिन वो अभी तक 1 साल का ब्याज भी पूरा नहीं चुका पाए। साहूकार हर रोज अपने आदमियों को बिरजू के घर भेज उसे डराने धमकाने लगा। बिरजू और उसका परिवार एक खौफ के साए में जीने लगे कि ना जाने साहूकार कब क्या कर दे। एक दिन साहूकार खुद बिरजू के घर जाकर बैठ गया और बिरजू, नंदू और रेखा उनके सामने घुटनों के बल हाथ जोड़े बैठे रहे। साहूकार बिरजू से बोले, कितनी बार मोहलत दी है तुझे, पर तेरे से पैसे नहीं दिए जाते ना। देख, इतने पैसे चुकाना तेरे बस का तो है नहीं। तू एक काम कर, ये खेत वाली जमीन मेरे नाम कर दे चल। सेठ जी, एक वही जमीन का टुकड़ा तो है जिससे हमारी थोड़ी बहुत आमदनी होती है। आप उसे भी हमसे ले लेंगे तो हम क्या कमाएंगे, खाएंगे? तेरे को कमाने खाने से थोड़ी रोक रहा हूं मैं तो बस इतना चाहता हूं कि तू वो जमीन मेरे नाम कर दे। मैं तेरा सारा कर्जा माफ कर दूंगा। लेकिन सेठ जी, उस जमीन का दाम तो आपके कर्ज से ज्यादा है। चुप कर छोरे। जब बड़े बात कर रहे हो तो छोटों को बीच में ना बोलना चाहिए, समझा? नंदू चुपचाप सिर झुकाए बैठ गया। हाँ तो बिरजू, बता तू वो जमीन मेरे नाम करेगा कि नहीं? तेरे ही फायदे का सौदा है ये। तेरा सारा कर्ज भी उतर जाएगा और तू उस जमीन पर आराम से अपनी खेती भी कर सकता है। लेकिन वो जमीन मेरी होगी। तू बस एक मजदूर होगा वहां। बिरजू ये सुन खुद पर ही लज्जित होने लगा कि अपनी ही जमीन पर मजदूरों को तरह काम करना होगा अब। बिरजू ने उन्हें हाँ बोल दिया, ताकि घर का गुजारा चलाने के लिए कुछ तो आय हो। बिरजू ने खेत की जमीन साहूकार के नाम कर दी और साहूकार जमीन के कागज ले हंसता हुआ वहां से चला गया। बिरजू अपना सिर पकड़ फूट फूट कर रोने लगा कि मेरे पुरखों की अमानत बेच डाली मैंने आज। उसे खुद पर ही शर्म महसूस होने लगी। रेखा उसे समझाते हुए बोली, आपने ये सब अपनी खुशी से तो नहीं किया ना। मजबूरी में आपको वो जमीन बेचने पड़ी। आप अपना मन छोटा मत कीजिए। इसके अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था हमारे पास। पापा, आप चिंता मत कीजिए, हम खूब खेती बाड़ी कर एक एक पैसा जोड़कर बड़ी रकम जमा करेंगे और सेठ जी से अपनी जमीन भी वापस ले लेंगे। कहाँ से ले लेंगे? कर्जा चुकाने के लिए तो पैसे जमा भी ना कर पाए हम। जमीन क्या खा खरीदेंगे? अब हमें हमारी जमीन कभी वापस नहीं मिलेगी, कभी नहीं। बिरजू आत्मग्लानि में सुलगते मन से चारपाही पर जाकर लेट गया और किसी सोच में डूब गया। नंदू ने अपनी पढ़ाई छोड़ खेती मजदूरी को ही अपना लिया। बिरजू ने जब उससे पढ़ाई छोड़ने का कारण पूछा तो वह कहने लगा, पापा, मेरे लिए आपसे और माँ से बढ़कर मेरी पढ़ाई नहीं है। अभी हमारे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं बाहर जाकर पढ़ सकूं। एक जमीन थी, वो भी चली गई। बैंक भी अब हमें लोन देने से रहा। इससे अच्छा तो यही है कि मैं यहाँ रहकर आपकी और माँ की सहायता करूं। बिरजू यह शर्मिंदगी का भार नहीं उठा सका और वह स्वर्ग सिधार गया। नंदू और उसकी माँ शोक में डूब गए। नंदू ने संकल्प लिया कि भले ही उसके सपने टूट गए हों, लेकिन वह ऐसा फिर किसी और किसान के साथ नहीं होने देगा। नंदू ने जी तोड़ मेहनत कर खेती का काम किया। खुद भूखा रहता, मगर पैसे जोड़ने में लगा रहा। कुछ समय साहूकार के यहाँ काम कर पैसा जमा करके नंदू ने सेठ की गुलामी को ठोकर मार दी और उसके खेत पर काम बंद कर दिया। नंदू ने अपने एक दोस्त की मदद से किसानों के लिए जागरूकता फैलाने का काम शुरू किया। किसानों को और अच्छे से समझाने के लिए नंदू हर महीने के अंत में एक सभा करता, जिसमें गांव के सभी किसान इकट्ठा होते। सभा में नंदू किसानों से कहता, मैं स्वर्गवासी बिरजू का बेटा नंदू आप सभी को यहाँ एकत्रित होने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। आप सभी तो जानते ही हैं मेरे पिता की मृत्यु किन हालातों में हुई।
मैंने एक साहूकार से कर्ज लिया और आप सभी तो जानते ही हैं साहूकार ब्याज कितना ज्यादा वसूलता है। वो कर्ज दिन ब दिन बस बढ़ता ही गया और मजबूरन हमें हमारा खेत बेचना पड़ गया। मैं चाहता हूं ऐसा आप में से किसी के भी साथ ऐसा ना हो जो हमारे साथ हुआ। मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी साहूकार की कुटिलता का शिकार बने। ये साहूकार लोग क्या करते हैं जानते हैं आप लोग? ये जो साहूकार होते हैं वो हमसे बहुत कम दाम पर हमारी फसल खरीदते हैं और मंडी में जाकर उसे अधिकतम निर्धारित मूल्य पर बेच आते हैं। जब सरकार हमें सही मूल्य देती है तो हम क्यों इन साहूकारों की जेब भरे? इसका नतीजा क्या होता है? हम लोग गरीबी की मार झेलते जाते हैं और इन पैसों वालों की जेबें भरते रहे हमें इस कदर मजबूर बना देते हैं कि हम पीढ़ी दर पीढ़ी गरीब बनते चले जाते हैं। हमें खुद सावधान और जागरूक होने की जरूरत है, अन्यथा दूसरे तो सदा से फायदा उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। तो आज आप सभी ये कदम लीजिए कि अपनी फसल को मंडी में बेचेंगे किसी साहूकार या ठेकेदार को नहीं। पहले सरकार द्वारा निर्धारित कीमत पता करेंगे, उसके बाद ही अपनी फसल का विक्रय करेंगे। अगर किसी को पैसों की जरूरत पड़ती है तो बैंक से लोन लेंगे, किसी साहूकार के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। अगर किसी को भी किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता हो तो मैं सदैव आप सभी के साथ खड़ा रहूंगा। देखते ही देखते नंदू सबका चहेता बन गया। अब लोगों ने साहूकार के पास जाना बंद कर दिया और साहूकार का धंधा चौपट होता चला गया। नंदू भले अपने सपने पूरे नहीं कर पाया, लेकिन उसकी हिम्मत और जज्बा नहीं टूटा। उसका सपना टूटा तो क्या हुआ, उद्देश्य तो फिर भी पूरा हुआ। लूजर बनकर भी वह विनर बन गया।